अक्षता, Sir, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बताओ बेटा बिफोर आई स्टार्ट इलस्ट्रेशन 6.11. so contribution. Like contribution upon EBIT. कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. ऑल राइट मेरा बेटा. नाउ अगर हम अपना वो फॉर्मेट लिखें, क्या नाम है इसका, मेरी दूसरी लड़की का, संजय. संजय, Yes, sir. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, Yes, sir. कंट्रीब्यूशन. Yes, sir. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज EBIT. Yes, sir. अब जरा ध्यान देना बेटा प्लीज. अब जरा जो मैं बात सिखाने जा रहा हूँ उस बात पे प्लीज 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 ध्यान देना. एक इमेजिनरी फिगर्स के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार वो बच्चों को ना समझ नहीं आता है और वो गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए मेरे को ऐसे बताना पड़ता है. बाय टेकिंग एन इमेजिनरी सिचुएशन. इन दोनों केसेस में मेरा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम है बेटा, Yes, sir. तो मेरा EBIT भी सेम आ रहा है दोनों में, एज्यूमिंग सेल्स एंड एवरीथिंग वाज सेम. Yes, sir. बट हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन में मैंने बोरो कर रखा हो 50,000 एट द रेट ऑफ 10% और दूसरी ऑप्शन में बोरो कर रखा हो 75,000 एट द रेट 10%. तो naturally when I will subtract interest, here my interest will be 5,000. Akshita, Yes, sir. and here my interest will be, 75. it means my EBT will change but my EBIT still comes. Same. So can I say, please अब जरा समझने की कोशिश करना, operating leverage called operating risk and operating risk was fixed cost called fixed operating cost. तो fixed operating cost operating leverage तक होता है, उसके आगे अगर मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा called debt equity mix, तो मेरा आगे फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज भी चेंज होगा. बट अगर किसी क्वेश्चन में मेरी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होती है और फाइनेंशियल कॉस्ट चेंज नहीं होती है, तो कैन आई से एवरीथिंग कीप्स ऑन गोइंग स्मूथली सेम. सब कुछ सेम ही चलेगा ना बेटा फिर, Yes. क्योंकि तब यहाँ पे भी इंटरेस्ट सेम, यहाँ पे भी इंटरेस्ट सेम, तो तब मुझे अलग अलग कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी. मुझे अलग अलग कॉलम कब बनाने पड़े, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से या फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से. Financial cost. बट यहाँ पे अक्षिता जैसे एक बच्चों ने मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, सर व्हाट इफ यहाँ पे मेरी फिक्स कॉस्ट 11,000 हो जाएगी, तो फिर मैंने कहा मुझे फिक्स कॉस्ट अगर चेंज होगा तो उसकी वजह से भी स्प्लिट करना पड़ेगा. और सच्ची बात बताऊं, उस केस में अब जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन पे. अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखे है, हाउ मेनी सिचुएशंस ऑफ फिक्स कॉस्ट वी हैव 3. एंड हाउ मेनी फाइनेंशियल प्लान्स वी हैव. 3. तो टोटल कितने कॉलम्स बनेंगे. एक बच्चा बोला 3 + 3 6. मैं कहा बेटा रुक जा. सिचुएशन A will have 3 financial plans, situation B will also have 3 financial plans and situation C will also have 3 financial plans. तो टोटल कितने कॉलम्स बनेंगे बेटा. यही चीज उस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा था कि सिचुएशन ऑफ फिक्स कॉस्ट चाहे बेशक कांस्टेंट है, बट अगर नीचे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो मेरा ऑपरेट फाइनेंशियल लिवरेज भी चेंज होगा. इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा. Yes, sir. लॉक कर दूं. हाँ बेटा. एक बार फिर से समझा दो कि 9 भी बनेंगे. मैं एक काम करूं अक्षता, बहुत बढ़िया सा. अक्षता अब आप और मैं बात करेंगे सिर्फ, और संजय ध्यान देगी. अक्षता
Akshita, can you hear me? Yes, sir. Now let's say मैंने फर्स्ट सिचुएशन लिया, सिचुएशन ए। सिचुएशन ए में मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा? 1000। 1000. मैंने यहाँ लिख दिया 1000। बट ये जो आपने फर्स्ट कॉलम बनाया, ये फर्स्ट प्लान के लिए बनाया, सेकंड के लिए बनाया, थर्ड के लिए? सर इसका मतलब मुझे सिचुएशन ए के लिए कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे? 3. थैंक यू। कि सिचुएशन ए में फाइनेंशियल प्लान 1, फाइनेंशियल प्लान 2, फाइनेंशियल प्लान 3. सिमिलरली सिचुएशन बी में फाइनेंशियल प्लान 1, फाइनेंशियल प्लान 2, फाइनेंशियल प्लान, 3. एंड सिमिलरली सिचुएशन सी में फाइनेंशियल प्लान 1, फाइनेंशियल प्लान 2, फाइनेंशियल प्लान 3। बिकॉज सिचुएशन ए फिक्स कॉस्ट तो चलो मान लिया 1000 है उसमें, बट उसके अंडर देयर आर 3 प्लान्स ना। व्हाट इफ डेट इज दिस, डेट इज दिस, डेट इज दिस? बाय डेट आई मीन कि मैंने 5000 बोरो किया, 2500 बोरो किया है, 75। तो उस केस में फिक्स कॉस्ट तो चाहे बेशक सिचुएशन ए की यूज कर रहा हूं, बट विद इन सिचुएशन ए आई हैव 3 डेट्स। Similarly for situation B I have again 3 debts, and similarly for situation C I again have 3 debts. Is this point clear, Putter? Yes, sir. Now before I go further, अब मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन तुच्चा सा है, कहता क्या है? द कंपनी हैज 3 फाइनेंशियल प्लान्स, वो हमने देख लिया। कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। Since we have to calculate financial leverage, and financial leverage में इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आता है क्योंकि EBIT के बाद इंटरेस्ट आता है, तो इसीलिए मुझे एवरी फाइनेंशियल प्लान के लिए सिचुएशन ऑफ फिक्स कॉस्ट को सेपरेट करना पड़ा। ए के लिए 3 फाइनेंशियल प्लान्स बनाने पड़े, बी के लिए भी 3, और सी के लिए भी 3 फाइनेंशियल प्लान्स बनाने पड़े पुत्र। Yes, sir. ऑलराइट, नाउ एंड कहता है ऑल्सो फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ कंबाइंड लिवरेज। कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन देखो, मैं बुक से थोड़ा डिफरेंट करूंगा बेटा। आप बच्चों को मालूम है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दूसरी बात यार, जब मेरे ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉन्सेप्ट ही कंट्रीब्यूशन से शुरू होता है, तो मैं गधे की तरह पहले सेल्स की वैल्यू लिखूं फिर वेरिएबल कॉस्ट। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया कंट्रीब्यूशन एट द रेट 5 रुपीज पर यूनिट। सर 5 रुपीज कैसे आया? सेलिंग प्राइस 15, वेरिएबल कॉस्ट 10। और आपको पता है हाउ मेनी यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग। एंड मैं लास्ट क्लास की एक छोटी सी बात फिर रिकॉल कराऊंगा। सिंस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दे रखा, दैट इज वाई जो यूनिट्स प्रोड्यूस है वही यूनिट्स सोल्ड है। तो मैं यहाँ पे जब 5 को 800 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए मैं यूनिट सोल्ड ले रहा हूं। सर वहां तो प्रोडक्शन लिखा था बेटा। इस क्वेश्चन में और पिछली क्लास के क्वेश्चन में भी जो यूनिट्स प्रोड्यूस था वही हमारा यूनिट्स सोल्ड था। इज दैट पॉइंट क्लियर पुत्र? Yes. नाउ प्लान्स का और फिक्स कॉस्ट का मेरे कंट्रीब्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता संजय, बिकॉज फिक्स कॉस्ट का नाम तो कंट्रीब्यूशन के बाद आता है। तो टिल कंट्रीब्यूशन, irrespective of fixed cost, irrespective of financial cost, your contribution will remain Same. इसीलिए मैंने 9 के 9 कॉलम में कितना लिख दिया पुत्र? 4000। हाँ, जब फिक्स कॉस्ट की बात आई, सिचुएशन ए में 3 प्लान थे तो तीनों में 1000, सिचुएशन बी में भी 3 प्लान थे तो तीनों में 2000, एंड सिचुएशन सी में 3 प्लान थे तो तीनों में 3000। अब इसकी नंबरिंग करते जाएंगे संजय, ए बी सी, जो भी आपको नंबर करे मन देने को। क्यों कर रहे हो नंबरिंग अभी बताता हूं बेटा। Now from this we have to subtract interest on debt. Now under financial plan 1 we have a debt of 5000 borrowed at the rate 12%.
5,000 at the rate 12%. अक्षिता सी, जहां जहां मैंने नंबर 1 डाला था प्लान का, वहां सब जगह कितना लिख दिया? इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल प्लान 1 का तो डेट 5,000 है, रेट 12% है, तो इंटरेस्ट विल रिमेन 600 कॉल्ड सेम। और ऐसे ही नंबर 2 में कितना आ जाएगा? और नंबर 3 में कितना आ जाएगा? लेट्स से इसका नंबर मैंने डी डाल दिया, इसका नंबर ई डाल दिया, व्हाटएवर नंबरिंग यू वांट टू डू। Now, what I was supposed to calculate, sir, degree of operating leverage and degree of financial leverage. क्वेश्चन में टैक्स तो है ही नहीं, इसलिए मैंने अपना फॉर्मेट यहीं पे रोक दिया। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर्मूला इज कॉन्ट्रीब्यूशन, क्वांटी लिख देता हूं जिसको मैं, अपॉन ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन को हमने नंबर ए दे दिया था और ईबीआईटी को हमने नंबर सी। तो ठीक है, ए अपॉन सी। कहने का मतलब संजय कि पेपर में मुझे बार बार ना लिखनी पड़े वो वैल्यूज, तो टीचर समझ जाएगा। देखो ये मैं अभी तो आपको लिख के बता रहा हूं, बट पेपर में ये मत करना। आप समझ गए अक्षिता मैं क्या कह रहा हूं? कि ये गधे की तरह मैं लिखूं 4,000 by 3,000, फिर 4,000 by 2,000, that's a wastage of time. That's why you have just done the labeling, and teacher knows कि while how you have calculated these figures by dividing A by C, because the formula wise contribution is A and EBIT is C. Then we have to calculate degree of financial leverage. Yes, the formula for which is EBIT upon EBT minus 0. -0 आपको पता है मैं हमेशा बोलता हूं, एंड 0 स्टैंड्स फॉर, अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड हेंस प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो बन जाता प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो ठीक है, अब ईबीआईटी का मतलब है सी और ईबीटी का मतलब है ई। तो हम सी अपॉन ई करते जाएंगे, सी अपॉन ई विच इज 3,000 by 2,400, 1.25, 3,000 by 2,700, 1.11, 3,000 by 2,100, 1.43, approximately 20 by 14, 1.43, 30 by 21, वो भी same था, it's a coincidence, I can't help it. 3 by 21, 2 by 14, now 2 by 17, 1.18, 20 by 11, 1.82, 100 by 40, 2.5, 100 by 70, 1.43, and this is 10. मेरे फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व हो गए बच्चा पार्टी। कोई डाउट अक्षिता, संजय? Yes, sir. Now question further asks me to calculate the highest and lowest combined leverage. तो यार वो निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, और जिसका फॉर्मूला मैं क्या यूज कर लूंगा? DOL इंटू DOF। तो बच्चों अब जब मैं आंसर लिखूंगा, मेरा आंसर बुक से स्लाइटली वेरी करेगा। उसका रीजन है यहाँ पर, क्योंकि मैंने अपना आंसर अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया है। Yes, sir. बुक उसको, जैसे हिंदी पिक्चर थी ना, जब तक है जान, अप टू लास्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक सॉल्व करती है और एंड में जाके उसे राउंड ऑफ करती है। तो इसलिए हमारा 1-2 फिगर्स का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, जिसके एग्जाम में कभी नंबर नहीं करते पुत्र। सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.66, this will be 1.48 approximately,
1.90 approximately. सर एकदम सेम ही आ रहा है। नहीं, कई बार बच्चों वो राउंड ऑफ की वजह से भी फर्क हो सकता है बेटा, तो बस मैंने इसलिए बोल दिया, अगर सेम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, नाउ उसने बोला था लोएस्ट कंबाइंड लेवरेज, लोएस्ट 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 कहां पे दिख रहा है गाइस? आई थिंक 1.48 इज द One लोएस्ट, point. Yes, sir. and this happens when you use situation A and plan, Nine. Two. or highest when you use situation C. and plan. Three. So you need to mention it like this. In situation A, plan 2, we have the lowest combined leverage. And in situation C, plan 3, we have the highest combined leverage. So far so good guys. तो इसी तरह मैं आपके साथ क्वेश्चंस करता रहूंगा और कोशिश करता रहूंगा आपको समझाने की।